तो इसके अंदर जो है अखिल भारतीय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था और 1 अप्रैल 1937 को 1 अप्रैल 1937 को जो है भारत में सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय स्थापित हुआ, जिसको अपन सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1935 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1937 को हुई थी। जब सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था तो उसमें केवल 1 न्यायाधीश थे और 6 अन्य न्यायाधीश थे। आज सर्वोच्च न्यायालय में कितने हो गए? लगभग मेरे हिसाब से 1+34 या 1+33, इस तरह से 34 न्यायाधीश हैं। जब स्थापित हुआ तो 1+6 से थे। तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है वो बढ़ती चली गई, जिसको अपन सुप्रीम कोर्ट, कोई बता सकता है सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ कहाँ पे है? सुप्रीम कोर्ट तो दिल्ली में है, इसकी खंडपीठ जैसे अपना हाई कोर्ट की खंडपीठ जयपुर में है, वैसे सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ कहाँ पे है? सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने अपने फैसले के अंदर, दक्षिण के बहुत सारे लोग चिल्लाते हैं कि साहब दिल्ली हमारे लिए बहुत दूर पड़ता है, तमिलनाडु के, केरल के, कर्नाटका के, आंध्रा के, वो कहते हैं हमें सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ने के लिए दिल्ली आना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट की कोई खंडपीठ जो है वो दक्षिण में स्थापित की जाए, बॉम्बे में, हैदराबाद में या तमिलनाडु में कहीं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने ही अपने फैसले में मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट की देश में कहीं कोई शाखा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट केवल एक ही है पूरे इंडिया के अंदर। चाहे अंडमान निकोबार में रहता है, वो भी अगर मुकदमा लड़ना चाहता है तो कहाँ आएगा? दिल्ली आएगा। रीज़न ये कि जैसे ही अगर बांट देंगे तो क्या होगा? न्यायिक व्यवस्था जो है वो सुप्रीम कोर्ट की वो गड़बड़। सुप्रीम कोर्ट एक अपने आप में कंसोलिडेट संस्था मानता है, फिर उसके जो है वो डिसीजन में कन्फ्यूजन्स रहने लग जाए, क्योंकि इसका फाइनल डिसीजन है। इससे ऊपर फिर आप कहाँ जा सकते हो? केवल राष्ट्रपति मर्सी अपील के रूप में। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला कर दिया वो क्या है? फाइनल है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो फाइनल है। तो इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के बाद में जो है वो उच्च न्यायालय स्थापित हुए। अपन ने कल पढ़ा था कौन सा अनुच्छेद था जिसमें लिखा हुआ है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है? कौन सा अनुच्छेद था ये? 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। 231। 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। जैसे चंडीगढ़ उच्च न्यायालय है जो पंजाब का भी है, हरियाणा का भी है, यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ का भी है। इसी तरह से गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, वो 4-5 जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य है उनका कंबाइंड उच्च न्यायालय है। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है। राजस्थान में उच्च न्यायालय का गठन जो है वो 29 अगस्त 1949 को कहाँ किया गया था? जयपुर में। राजस्थान उच्च न्यायालय का गठन 29 अगस्त 1949 को जयपुर में हुआ। बाद में इसको ट्रांसफ़र करके कहाँ लाया गया? जोधपुर में। 1956 में इसको जोधपुर ले। फिर 1977 में जयपुर में जो है उच्च न्यायालय की क्या की गई थी? खंडपीठ की स्थापना की गई थी, ब्रांच स्थापित की गई थी। हर जो अपने जो संभागीय मुख्यालय है, हर संभागीय मुख्यालय जो है मांग कर रहा है कि हमारे यहाँ पर भी हाई कोर्ट की खंडपीठ हो, ताकि हमारे यहाँ के लोगों को न्याय सस्ता और सुलभ उपलब्ध हो सके, न्याय के लिए उनको भटकना नहीं पड़े। तो 18वां जो विधि आयोग था, उस विधि आयोग की सिफारिश भी यही है कि हर संभाग मुख्यालय पर हाई कोर्ट की शाखा हो, ताकि लोग न्याय के लिए भटके नहीं, न्याय खर्चीला ना हो, न्याय सस्ता और सुलभ उपलब्ध हो। लेकिन इस 18वें न्यायिक आयोग की रिपोर्ट को भी सरकार अभी तक मान नहीं रही है। तो सरकार का मानना है कि यहाँ खंडपीठ खोलेंगे तो बहुत सारा एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। इसीलिए 17 हर महीने की 17 तारीख को कभी आप जो है वो कोर्ट मत जाइए, पूर्ण रूप से बंद मिलेगा। हर महीने की 17 तारीख को, हर महीने में की 17 तारीख को सारे वकील जो है, जो कोर्ट में वो पेशकार वगैरह बैठते हैं, वकील बैठते हैं, वो सारे जो है वो हड़ताल पर रहते हैं। कोर्ट सुना मिलेगा।
इनकी डिमांड, ये डिमांड पिछले आज से नहीं है, पिछले 3-4 साल से चल रही है। हर साल जो है 3-4 साल से वो 17 तारीख को शांत मतलब बंद रखते हैं। तो खंडपीठ जो है वो कहीं नहीं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, परंतु क्या करेगा? राज्यपाल की सलाह लेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह लेगा, राष्ट्रपति करेगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राजस्थान के राज्यपाल। भारत का मुख्य न्यायाधीश और राजस्थान के राज्यपाल से सलाह लेकर के और सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर राष्ट्रपति जो है वो न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की शर्त क्या है? कौन व्यक्ति जो है वो शर्तें क्या है, कौन व्यक्ति न्यायाधीश बन सकता है? या तो उसको निम्न न्यायालय में, जैसे अपन सेशन कोर्ट है बीकानेर के अंदर, निम्न न्यायालय में 10 साल तक वकालत करने का अनुभव है, 10 साल तक वो वकालत कर चुका है, या निम्न न्यायालय में 5 साल तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका है। कोई व्यक्ति 5 साल से अधिक समय के लिए न्यायाधीश रह चुका है, 10 साल से अधिक समय के लिए वकालत कर चुका है, वह व्यक्ति सुप्रीम हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने के योग्य है, न्यायाधीश बनने की योग्यता उसमें है। और राष्ट्रपति की नज़र में वह कानून का एक ज्ञाता है। कार्यकाल कितना होगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का? है केवल 62 वर्ष होगा, 62 वर्ष और 6 वर्ष होगा, केवल 62 वर्ष, ध्यान रखना है। जबकि वही आरपीएससी अपन आ जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 62 वर्ष और 6 वर्ष। आरपीएससी के मेंबर्स आएंगे तो 62 वर्ष और 6 वर्ष, लेकिन जब न्यायाधीश की बात करेंगे 62 वर्ष। तो कोई व्यक्ति अगर 50 साल की आयु में भी हाई कोर्ट में न्यायाधीश बन गया तो वो 12 साल तक वहाँ न्यायाधीश बैठा रहेगा, उस पर 6 वर्ष वाला फॉर्मूला लागू नहीं होगा। स्थानांतरण, कौन सा अनुच्छेद है स्थानांतरण का? 217 क्या देखना तो स्थानांतरण का अनुच्छेद 222 क्या कहता है? किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण ऑल ओवर इंडिया होता है। किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को किसी भी अन्य हाई कोर्ट में नियुक्त किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। तो अपने आने वाली अधिकतर आधे तो अपने राजस्थान के होते हैं, लेकिन जो चीफ जस्टिस या जो बनते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के, वो ज़्यादातर बाहर से आकर के बनते हैं, ताकि न्याय के अंदर थोड़ी सी पारदर्शिता रहे। नहीं तो क्या यहाँ का व्यक्ति यहीं का लोकल न्यायाधीश बन गया, सीएम को जानता है और किसी पार्टी के नेताओं को जानता है, तो क्या होगा? थोड़ी बहुत अप्रोचबाजी चलेगी। अब यहाँ कोई आया, बंगाली आ गया, मान लो अमिताभ बनर्जी था कुछ समय पहले, बंगाली आ गया, तो यहाँ के जो नेता है उसको जानते नहीं होंगे। और न्यायाधीशों की कुछ शर्तें भी हैं, इन पर जो है कुछ प्रतिबंध भी हैं। पहले तो इनकी शक्ति देख लें। कोई भी न्यायाधीश अपने कार्यकाल के दौरान जो भी फैसला करेगा, जैसे मान लीजिए अपने राजस्थान के न्यायालय में कोई फैसला आ गया, न्यायाधीश अपने कार्यकाल के दौरान कोई भी फैसला करेगा तो उसके फैसले पर, उनके फैसले पर उच्च न्यायालय में विधानसभा में बहस नहीं की जा सकती। आज मान लीजिए कोई डिस्प्यूटेड मामला आ गया और न्यायाधीश ने फैसला दे दिया, कल को विधानसभा के अंदर किसी ने उठा लिया प्रश्न कि साहब वो न्यायाधीश जो है उसने फैसला ये दे दिया, ये गलत है, मैं तो पसंद नहीं है, ये न्यायाधीश तो पैसे खाता है, ये करता है, उसके फैसले के खिलाफ कहीं पर भी किसी भी सदन के अंदर आवाज़ नहीं उठाई जा सकती। उसके पावर है, उसके फैसले पर कोई नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट उसके फैसले को विचार कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट वो कोई बुराई नहीं करेगा, वो कहेगा हमारे पास लाइए, हम इस पर विचार करते हैं, क्या फैसला है ये।
लेकिन हाईकोर्ट ने फैसला कर दिया। और मान लीजिए अपनी विधानसभा के अंदर किसी ने प्रश्न उठा दिया कि साहब हाईकोर्ट के ये जजेज ने मिल करके और राजस्थान के खिलाफ फैसला कर दिया या हमारे खिलाफ फैसला कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ में संसद में कभी कोई, विधानसभा में कभी कोई बहस नहीं की जा सकती। इनको हटाने का तरीका क्या है? कोई भी न्यायाधीश अगर हटाना है तो कैसे हटाएंगे? हाई कोर्ट का कोई न्यायाधीश हटाना है? पहले वो तो हटाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, जब वो न्यायाधीश जो है वो कदाचार में शामिल पाया जाता है। कदाचार मतलब भ्रष्ट आचरण में कह सकते हो या असंवैधानिक आचरण कह सकते हो। वह कोई असंवैधानिक आचरण कर रहा है, कोई भ्रष्टाचार में या अन्य किसी भी तरह से असंसदीय असंवैधानिक आचरण कर रहा है तो भी हटा सकते हैं, अन्यथा नहीं हटा सकते। यूँ तो मान लीजिए आज किसी न्यायाधीश ने जो है वो मोदी सरकार के खिलाफ फैसला किया किसी उच्च न्यायालय के अंदर, और वो कल सरकार जो है उसको कहते तुम जा यहाँ से, केवल और केवल तभी हटा सकते हैं जब वो कदाचार कर रहा है, संविधान का उल्लंघन कर रहा है, संविधान को कि किसी पॉइंट को तोड़ रहा है। और हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया अपनाई जाती है। महाभियोग अपने पढ़ा है, राष्ट्रपति। देखिए ध्यान रखना, महाभियोग तो केवल राष्ट्रपति का है और महाभियोग जैसी प्रक्रिया 4 और लोगों पर है, जिसको अपन महाभियोग तो नहीं कहेंगे लेकिन महाभियोग जैसी की जैसी प्रक्रिया अपनाएंगे, जिसमें न्यायाधीश है, निर्वाचन आयोग है, संघ और राज्य लोक सेवा आयोग है, और एक अपन ने कल पढ़ा महालेखा परीक्षक है, CAG। ये 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको कोई भी सरकार मनमर्जी नहीं हटा सकती। ऐसा नहीं कि सरकार ने कल उसको कह दिया तेरी छुट्टी है, कल तेरे को सस्पेंड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। न्यायाधीशों को कोई सरकार सस्पेंड कर दे या ऐसा कर दे, बहुत रेयर केसेस में हटते हैं, कोई इक्का दुक्का न्यायाधीश ही हटा अभी तक। सुप्रीम कोर्ट का तो एक भी न्यायाधीश नहीं हटा, और हाई कोर्ट का भी कोई इक्का दुक्का न्यायाधीश जो भ्रष्टाचार के आचरण में पाया गया उन्हीं को हटाया। बाकी और आज तक के 75-78 साल के इतिहास में किसी को हटाया नहीं, क्योंकि पहले तो हटाने के शर्त कि वो संविधान का उल्लंघन करे, उसके खिलाफ में स्पष्ट सबूत हो, फिर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो दोनों सदनों के अंदर। 1-2 न्यायाधीश के खिलाफ में महाभियोग लाया गया था, लेकिन वो महाभियोग लाने से पहले ही वो फिर अपना इस्तीफा देकर के चले जाते हैं। उनको पता है कि महाभियोग पारित होगा, उससे पहले ही वो इस्तीफा या उस पर दबाव बना देते हैं कि तूने ये भ्रष्टाचार तो कर लिया, अब महाभियोग आएगा, इससे अच्छा है कि तू इस्तीफा देकर के चला जाए यहाँ से। तो ज़्यादातर 1-2 न्यायाधीशों से इस्तीफा जरूर ऐसे लिया गया था, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी न्यायाधीश को महाभियोग चला हो, डिस्कस हुआ हो, लोकसभा के राज्यसभा में पारित हुआ हो, फिर गया हो, ऐसा कभी नहीं। तो हटाने का तरीका क्या है? महाभियोग जैसी प्रक्रिया। महाभियोग जैसी प्रक्रिया जो 4 लोगों के खिलाफ में आती है। प्रतिबंध। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है रिटायर्ड हो गया, तो रिटायर्ड होने के बाद में वह केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जाकर के वहां वकालत कर सकता है। इसके अलावा देश की किसी भी अदालत में कहीं पर भी वो वकालत नहीं कर सकता। अब जैसे न्यायाधीश रिटायर कर दिया, रिटायर होने के बाद में तो फ्री हो गया, वो कहेगा मुझे ज्ञान बहुत है लॉ का, मैं भी प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, कर सकता है, LLB किया हुआ है, तो वो वकालत केवल सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। हाई कोर्ट का न्यायाधीश जो वकील रिटायर्ड होगा वो केवल सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वकालत कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जो रिटायर्ड हुआ है वो देश के अंदर कहीं पर भी किसी भी अदालत में जाकर के न तो वकालत कर सकता है, न ही किसी संस्था का कानूनी सलाहकार बन सकता है, न ही किसी संस्था के अंदर अपॉइंट या किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो रोजगार ले सकता है। उसको सिर्फ और सिर्फ घर एकांत से बैठना पड़ता है। राजनीति चुनाव जीतना चाहे तो वो अपॉइंट किया गया है, वो खुद नहीं गया, उसको सरकार ने राज्यसभा में भेजा है। रंजन गोगोई जो सुप्रीम कोर्ट का जज था
उसको सरकार ने राज्यसभा में अपॉइंट किया राज्यसभा के अंदर। रंजन गोगोई ने चुनाव नहीं लड़ा, सरकार ने उसको अपनी तरफ से भेजा। अब जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है और वो रिटायर्ड हो गया, उसके बाद में वो चुनाव खड़ा होना चाहता है, तो चुनाव तो देखो ऐसा है कि कोई भी आ सकता है, क्योंकि वो तो जनता का गुस्सा है जी। लेकिन मान लीजिए मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूं और मेरे को पता है कि मेरे तो अब जो है वो 2-4 महीने 6 महीने बाद में रिटायरमेंट होने वाला है। एक अंबानी जी का केस आ गया 2G का, जिसमें अरबों रुपए का जो है घोटाले का केस है मेरे पास में। अंबानी जी ने एक बार धीरे से फ़ोन कर दिया कि साहब 2 महीने बाद में तो जा ही रहे हो, ये मेरे पक्ष में कर दो और आप मेरे के यहाँ आओ, मेरे लीगल एडवाइज़र बन जाओ और आपको 50 करोड़ रुपए सालाना का पैकेज दे दूंगा। अंबानी कह सकता है और अपने पक्ष में फैसला करवा सकता है। इसलिए सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वकील होगा, रिटायर्ड होगा, न तो किसी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करेगा, न किसी सरकारी सेक्टर में नौकरी करेगा, नहीं तो सरकार भी लालच दे सकती है उसको। चुनाव लड़ना एक अलग चीज़ है, वो जनता का मुद्दा है, वो जनता उसको चाहती है तो वो चुनाव लड़के आए, तो उसमें जनता चाह रही है उसको, बाकी और कुछ भी नहीं कर सकता। हाईकोर्ट का वकील न्यायाधीश होगा वो केवल सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और कहीं नहीं जा सकता। अधिकार, हाईकोर्ट के अधिकार मैंने कल बताया था, अनुच्छेद 226 क्या था? अनुच्छेद 226 मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 226 का सारा लेकर हम हाईकोर्ट जा सकते हैं, 5 रिट जारी करवा सकते हैं। 5 रिट, मैं बताऊंगा कौन कौन सी रिट है। 5 रिट जारी करवा सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के किसी भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति हाईकोर्ट जा सकता है, और हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट से 5 रिट जारी करवा सकता है। दूसरा, कल मैंने आपको बताई था, हाईकोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट दोनों एक अभिलेख न्यायालय की सेवा है। हर कार्यवाही लिखित में होती है। जैसे ही हाईकोर्ट में आप जाएंगे, जज सामने बैठा है, इधर अपोजिट पार्टी का वकील है, उधर उस पार्टी का वकील है, इधर ये है, साइड में स्टेनो बैठा है। जज साहब ने क्या बोला, अपोजिट पार्टी के वकील ने क्या बोला, उस वकील ने क्या बोला, वो फटाफट 1-2 जो भी है लिख रहे हैं और फिर बाद में उसकी ड्राफ्टिंग करके रिकॉर्ड रख देते हैं। उसके ड्राफ्टिंग करके रिकॉर्ड, और हाईकोर्ट के किसी भी फैसले को हम लोअर कोर्ट में साक्ष्य के रूप में पेश कर सकते हैं। लोअर कोर्ट में साक्ष्य के रूप में पेश कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि नकल करने पर अधिकतम 1 साल की सजा होगी, और बीकानेर के सेशन कोर्ट में नकल का कोई मुकदमा चल रहा है और वहाँ उसका वकील दिखा सकता है कि साहब आप 5 साल की सजा सुना रहे हो, इसको अधिकतम 1 साल की सजा हाई कोर्ट ने कह रखा है। तो हाई कोर्ट के जो फैसले होते हैं ना, वो फैसले लोअर कोर्ट के अंदर साक्ष्य के रूप में आते हैं। इसलिए ये जो किताबें होती है वकीलों के पास में, वो सिर्फ फैसलों की किताबें हैं, वो कोई पढ़ने की किताबें नहीं है। अपन सोचे दिन रात पढ़ते होंगे, ऐसा कुछ नहीं। वो फैसला उसमें वो देखते हैं फैसला कहाँ मिलेगा, इसके अंदर वो निकाला फैसला, उसमें पन्ना डाला, अगले दिन वो ले जाएगा। तो हाई कोर्ट के फैसले को और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट तक हम साक्ष्य के रूप में पेश कर सकते हैं। इनके फैसले को ही देख करके, तो 2 वकील आपस में जो बात करेंगे, आप कभी भी जाएंगे कोर्ट के अंदर, वो कहेगा साहब इस राम कुमार के मामले में हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है, वो कहेगा साहब इस मामले में हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है। वो किताबें दिखाते जाएंगे, वकील करता रहेगा, फिर वो क्या क्या देख करके और अपने कक्ष में जाकर के फिर दोबारा से वो अपने हिसाब से अध्ययन करेगा, फिर वो फैसला करेगा। एक और विशेषता है, कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इसके निर्णय, इसके फैसले की आलोचना नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति हाई कोर्ट के फैसले के निर्णय की आलोचना करता है तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत उसके खिलाफ में लीगल कार्यवाही की जाती है। आज कोई भी कह दे कि हाई कोर्ट के फैसले की आलोचना कर रहा है, आप हाई कोर्ट के फैसले से असहमत हो सकते हो,
मुझे सहमति नहीं, मुझे फैसला अच्छा नहीं लगा, मैं ये तो कह सकता हूँ कि साहब हाईकोर्ट का फैसला आया, मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन मैं कह दूँ कि हाईकोर्ट के जज ने पैसा खा करके और मेरे खिलाफ फैसला दिया है, या सुप्रीम कोर्ट ने के जज ने गलत फैसला दिया है, तो दैट विल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कोर्ट के निर्णय की कोई भी व्यक्ति आलोचना नहीं कर सकता। कोर्ट के निर्णय की आलोचना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। कोर्ट के निर्णय के लिए आप असंतोष प्रकट कर सकते हैं, अपनी जो है वो अपन कह सकते हैं कि हम इस फैसले से खुश नहीं हैं। जैसे अयोध्या कांड, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद केस था, ओवैसी ने कहा हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि न्यायाधीशों ने पैसा लेकर के सरकार के दबाव में आकर के ये फैसला किया। दैट विल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आप कोर्ट के किसी भी फैसले को अपनी असहमति प्रकट कर सकते हो कि मुझे इस फैसले से खुशी नहीं है, मैं इस फैसले से संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं कहूँ कि फैसला ये गलत है, फैसला ये सरकार जो है पैसा खा के दिया हुआ है, फैसला किसी और तरीके से दिया हुआ है, दैट विल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। उसको कोर्ट का निर्णय का अपमान माना जाएगा और उसके खिलाफ में कार्यवाही होगी। आप निर्णय से असहमत कर सकते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट असहमति प्रकट कर सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी 5 रिट जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी 5 रिट जारी कर सकता है। पहली रिट आती है सबसे पॉपुलर, जो प्राय पूछी जाती है एग्जाम में, हैबियस कार्पस। हिंदी नाम क्या है इसका? है बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्राय यही पूछते हैं, हैबियस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या मतलब हुआ बंदी प्रत्यक्षीकरण? पुलिस ने किसी को अवैध तरीके से बंदी बना रखा है, थाने में बिठा रखा है, 2 दिन हो गए, जिसमें संडे भी नहीं आया है, कंटिन्यू चले, संडे आ जाए तो फिर दिक्कत। अवैध तरीके से बना रखा है, तो मैं सीधा हाई कोर्ट भी जा सकता हूँ, सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता हूँ। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए, वो रिट जारी करवा सकता हूँ। आपने कैसे इसको गिरफ्तार किया? 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश किया जाए, प्राय यही पूछते हैं। दूसरी, हाँ, तो आजकल तो ऑनलाइन है सारा, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, निर्णय भी ऑनलाइन आने लग गए। उत्प्रेषण याचिका, कोई मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, लेकिन मामला बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा प्रदेश उस मामले से प्रभावित हो रहा है, तो किसी ने उत्प्रेषण याचिका लगा दी कि साहब ये हाई कोर्ट के लेवल से ऊपर का मामला है, आप इसको अपने पास में बुलाइए सुप्रीम। जैसे कलकत्ता में आपने देखा होगा आरजीकर मेडिकल कॉलेज था, जिसमें केसेज हो गए थे, पूरा बंगाल, पूरा इंडिया के अंदर नज़र थी, केस कहाँ चल रहा था? कलकत्ता हाई कोर्ट ने, किसी ने उत्प्रेषण याचिका लगा दी, केस कहाँ ट्रांसफर हो गया? सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसा कोई बड़ा मुद्दा जो देश को प्रभावित कर रहा हो और हाई कोर्ट के पास पड़ा है, तो उत्प्रेषण या खुद सुप्रीम कोर्ट खुद उस मामले को अपने पास मंगा सकता है कि भाई ये मामला बड़ा सेंसिटिव है, पूरा देश देख रहा है, तो आप ये हाई कोर्ट के लेवल से ऊपर का हो गया। तीसरा, निषेध याचिका। अब हाई कोर्ट की पावर कम है, सुप्रीम कोर्ट की पावर ज्यादा है, लेकिन हाई कोर्ट का जज अपनी पावर से बाहर जाकर के कोई निर्णय ले रहा है, तो किसी ने निषेध याचिका लगा दी कि साहब हाई कोर्ट जज जो है वो इस फैसले को यहाँ निर्णय ले रहा है, जबकि हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो निषेध याचिका द्वारा सुप्रीम कोर्ट से हम हाई कोर्ट को अपने या लोअर कोर्ट को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोक सकते हैं। परमादेश, मैंडेमस, नाम सुना होगा आपने, परमादेश भी कई बार पूछा जाता है। परमादेश क्या होता है? परमादेश, कोई भी व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा है, जैसे मान लीजिए तहसीलदार है, तहसीलदार एक कानूनन पद है, मान लीजिए नोखा कोलायत का तहसीलदार है। अब उस तहसीलदार के पास में जो है अधिकार दिया हुआ है कि आप जो है वो मूल निवास के प्रमाण पत्र जारी करेंगे। या तो तहसीलदार रिश्वत मांग रहा है, या तहसीलदार लापरवाह काम नहीं कर रहा है, आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट जारी है,
इस तरह से लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो कोई व्यक्ति सीधा हाई कोर्ट भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के साहब वो व्यक्ति है उस जिस पद पर बैठा है उसको उस आदेश दीजिए, परम आदेश, उसको आदेश दीजिए कि अपने कर्तव्य का पालन करें, अन्यथा उस पद से उसको हटा दिया जाएगा। उसके कर्तव्य पालन के लिए जैसे जो है, जैसे बहुत सारे काम है, जैसे पुलिस अधीक्षक का काम है, आपको मान लीजिए आउट ऑफ इंडिया जाना है, पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए, पुलिस वाला वेरिफिकेशन नहीं दे रहा, एसपी तक है, एसपी भी वेरिफिकेशन नहीं कर रहा है। आप कह रहे मैं सही हूँ, मुझे बाहर जाना है, मेरा डेट आ रही है नज़दीक और वेरिफिकेशन चाहिए, तो परमादेश, क्योंकि वो सरकारी पद पर उनकी ड्यूटी है ही, परमादेश। और एक आता है अधिकार प्रक्षा, को वारंटो। ये क्या चीज होती है? अधिकार प्रक्षा, मान लीजिए कोलायत में तहसीलदार का पद रिक्त था और पटवारी जी आगे पटवारी जी की तहसीलदार की सीट पर बैठने लग गए, काम का अनुभव तो है जी, और निर्णय करने लग गए, किसी के पक्ष में निर्णय करे, अपने अपने आदमियों से पैसा लेकर के उसके पक्ष में निर्णय कराया, तो कह सकते हैं आप किस अधिकार के तहत इस पद पर बैठे हैं। किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को पूछा जा सकता है कि आपका अधिकार क्या है इस पद को धारण करने का, आपको किसने बैठाया इस पद पर। कई बार सरकार करती है ना, कार्यवाहक मुख्यमंत्री, कार्यवाहक एसपी, कार्यवाहक डीएसपी, ये तो एक सरकार खुद करती है। एक कोई व्यक्ति बिना सरकार के आदेश से ही कार्यवाहक बन करके निर्णय करता है। हाँ, तो वो तो खैर फ्रॉड हो गया, वो तो एक फ्रॉड हो गया। एक जैसे कार्यवाहक होता है ना, कई बार जैसे अब एसपी है, आपका मेरा मुकदमा है तो मुकदमा ट्रांसफर कराना चाहता हूँ मैं कि साहब ये आयु जांच नहीं करा, दूसरा आयु को दीजिए, दूसरे जांच वाले को दीजिए, तो वो किसके पास में है? एसपी के पास में। एसपी के अलावा कोई नहीं कर सकता। अब मान लीजिए एसपी छुट्टी पर है, एडिशनल एसपी है, तो एडिशनल एसपी के पास में चार्ज है तभी वो कर सकेगा, नहीं तो नहीं कर सकेगा, जब एसपी ने उसको चार्ज देकर के गया। ये उच्च न्यायालय हो गया अपना। गठन लिखवा दिया था क्या? है लिखिए, उच्च न्यायालय का गठन, उच्च न्यायालय का गठन 29 अगस्त 1949, 29 अगस्त 1949, 29 अगस्त 1949 जयपुर में जयपुर में स्थापित किया गया। इसका उद्घाटन जयपुर के राजा मानसिंह ने किया था। तो बाद में आएंगे, वो जब ये जोधपुर ट्रांसफर होगा तो खंडपीठ आएंगे। इसका उद्घाटन जयपुर के राजा मानसिंह ने किया था। कमलकांत शर्मा पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। कमलकांत शर्मा पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। एकीकरण के पश्चात उच्च न्यायालय जोधपुर स्थानांतरित हो गया। एकीकरण के पश्चात उच्च न्यायालय जोधपुर स्थानांतरित हो गया। हाँ, उस समय जोधपुर स्थानांतरित हो गया और 31 जनवरी 1977 को जयपुर में खंडपीठ की स्थापना की गई। जयपुर में खंडपीठ की स्थापना की गई। खंडपीठ की स्थापना की गई।
तो जयपुर में खंडपीठ है, मुख्य कहां पे है? जोधपुर में। आगे लिखिए न्यायाधीशों की संख्या, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, वर्तमान न्यायाधीशों की संख्या 1 + 49 = 50। उच्च न्यायालय में वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं? 1 + 49, मुख्य न्यायाधीश सहित 50 न्यायाधीश हैं। क्या चीज है? उस न्यायालय 49 + 1 50 न्यायाधीश हैं। कुल कितने न्यायाधीश है उच्च न्यायालय में? 50। नहीं, वो कभी कभार जैसे 2-4 पद खाली रह जाते हैं। हाँ, ज़्यादा अभी खाली है क्योंकि प्रमोशन होगा तो उसके हिसाब से। क्या चीज़ है? नहीं, वो तो रिटायर्ड उतरते, ऐसा कोई वर्तमान संख्या अपने को तो परमानेंट संख्या रखनी है। वर्तमान में तो कल 2 आ जाए, परसों 2 चले जाए, 2 का ट्रांसफर भी तो कर सकते हैं, इसलिए वर्तमान का तो कोई मतलब ही नहीं है। कल 2 ट्रांसफर कर दे सरकार। आगे लिखिए नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल से सलाह लेकर करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल से सलाह लेकर करता है। योग्यता, निम्न न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत करने का, निम्न न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत करने का अथवा 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुभव है। 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुभव है। कार्यकाल, 62 वर्ष की आयु तक, 62 वर्ष की आयु तक पद से हटाना, न्यायाधीशों को कदाचार या संविधान का उल्लंघन करने पर, न्यायाधीशों को कदाचार, नैतिक आचरण नहीं करा है, कदाचार या संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति किसी पर नहीं लगा। न्यायाधीश भी 2-3 ही लगे हैं, 2-3 वो भी क्या पहले इस्तीफा देके चले गए। सुप्रीम कोर्ट का तो एक भी न्यायाधीश नहीं है। हाई कोर्ट के 1-2 न्यायाधीश, एक बंगाल का था और एक इस तरह से, तो उन्होंने भ्रष्टाचार किया, उजागर भी हो गया, तो उनके खिलाफ महाभियोग लाए। उससे पहले उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। क्या समझ गए कि भाई अब जाने वाला है, तो पहले से इस्तीफा दे दिया। आगे लिखिए स्थानांतरण, इन्हें भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है। भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है। 222 के किसी भी उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किया जाता है। अधिकार, इनके किसी भी निर्णय पर
इनके किसी भी निर्णय पर, जो भी निर्णय इन्होंने दिया है, इनके किसी भी निर्णय पर विधानसभा में बहस नहीं हो सकती है। विधानसभा में बहस नहीं हो सकती है। विधानसभा में बहस नहीं हो सकती है। अगला पॉइंट, प्रतिबंध। प्रतिबंध, हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के अलावा कहीं भी वकालत नहीं कर सकते हैं रिटायरमेंट के बाद। हाईकोर्ट के न्यायाधीश रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के अलावा कहीं भी वकालत नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अलावा कहीं भी वकालत नहीं कर सकते हैं। हाईकोर्ट के अधिकार। हाईकोर्ट के अधिकार, पहला अधिकार, पहला अधिकार, मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर, मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 226, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, अनुच्छेद 226 का सारा लेकर, अनुच्छेद 226 का सारा लेकर उच्च न्यायालय से 5 रिट जारी करवा सकते हैं। उच्च न्यायालय से 5 रिट जारी करवा सकते हैं। ये रिट मैं लास्ट में 500 लिखवा दूंगा। दूसरा, सेकंड अधिकार, हाईकोर्ट निम्न न्यायालय के किसी निर्णय के विरुद्ध अपील सुन सकता है। हाईकोर्ट निम्न न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुन सकता है। निम्न अधीनस्थ न्यायालय कह दो, एक ही बात है, अधीनस्थ न्यायालय बोल दो चाहे निम्न न्यायालय बोल दो, अपने से निम्न न्यायालय। बीकानेर में सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन होता है? सेशन जज होता है, जो बीकानेर का सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है। वो तो बहुत छोटा होता है, सेशन जज। सेशन जज जो होता है, सेशन जज के फैसले से आप असंतुष्ट है, कभी कोर्ट में गए नहीं क्या? गए हो ना। मान लीजिए मैंने मारपीट कर दी, पुलिस पकड़ के ले गए, अब कोर्ट में पेश किया, सबसे पहले मुझे कहाँ ले जाएंगे? वो मुंसिफ कोर्ट के अंदर, जहाँ ये नए नए छोरे बैठे होंगे, नए नए लड़के लड़कियाँ जो 25-30 साल 32 साल के होते हैं, उनके बैठे होते हैं। कि साहब इन्होंने मतलब क्या क्या वो मारपीट करा था, कर पड़ा था, ये ले गया। तो मारपीट करा था, इसके पास में चाकू बरामद हुआ, तो वो डर जाएगा कि चाकू 307 लगाए या 302 लगाए, क्या लगाए। तो वो क्या करेगा? जमानत खारिज कर देगा, जमानत नहीं करेंगे, चाकू बरामद हुआ। तो हमारा वकील क्या करेगा? भागा भागा हाथों किस में जाएगा? सेशन कोर्ट में जाएगा, सेशन जज के पास जाएगा। सेशन जज बीकानेर का सबसे बड़ा जज, उसको पास के फिर अपील करेगा कि साहब, तो सेशन कोर्ट को अधिकार ज़्यादा है, उसको तो थोड़ा सा कोई गड़बड़ होती कैंसिल, उसको थोड़ा अधिकार ज़्यादा है। सेशन कोर्ट कहेगा कि अच्छा से चाकू बरामद किया गया था, यूज तो 1 ईयर इस तरह से है, वो है, ऐसा है, चलो जमानत दे दो, केस चलता रहेगा। तो सेशन कोर्ट हाथों हाथ जमानत दे दो। और मान लीजिए कोई बड़ी घटना हुई है, अब दहेज का केस है, मारपीट कर महिला को घर से निकाल दिया, उसको वो कर दिया, ये पीछे महिलाएं बातें करती रहती है बहुत। तो फिर क्या है? फिर क्या होगा? मेरा वकील तो कहाँ जाएगा? हाईकोर्ट जाएगा। अब हाईकोर्ट तो अपने यहाँ तो है नहीं, तो फिर मुझे 2-3 साल तो जेल, 2-3 दिन तो जेल की हवा खवा देगा, फिर हाईकोर्ट से वकालत ला करके करना पड़ेगा। चलिए लिखिए, क्या लिखा है? निर्णय के विरुद्ध अपील सुन सकता है।
हाईकोर्ट निम्न न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुन सकता है। अगला लिखिए तीसरा अधिकार। हाईकोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय है। हाईकोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय है। हाईकोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय है। इसकी समस्त कार्यवाही लिखित में होती है। इनकी समस्त कार्यवाही लिखित में होती है और किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य के रूप में पेश की जा सकती है। साक्ष्य के रूप में पेश की जा सकती है। किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य के रूप में पेश कर सकते। इसी में लाइन और लिख लीजिए, पैराग्राफ कैंसिल करेंगे। कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि होता है। कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि होता है। निर्णय की आलोचना करना, आलोचना अलग चीज होता है, असहमति अलग चीज है। असहमत आप हो सकते हो। कोर्ट के निर्णय की आलोचना करना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट का अपमान माना जाता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कोर्ट का अपमान, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है, जो दंडनीय है। लालू यादव को कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई। लालू ने क्या कहा था? कोर्ट का निर्णय सिरोपरि, हम आगे मुकदमा लड़ेंगे, दोबारा से अपील करेंगे, कोर्ट ने जो फैसला दे दिया वो सर्वोपरि। ये नहीं कह सकता कि वो जो है कोर्ट ने सरकार के दबाव में आकर के फैसला किया है, या कोर्ट ने पैसा खा के फैसला किया है, या कोर्ट जो है मेरा दुश्मन है। ऐसा नहीं हुआ। आप असहमत हो सकते हो कि मुझे इस निर्णय से दुख हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन निर्णय की आलोचना करना वो अलग चीज होती है। वो तो निर्दोष तो दोष और निर्दोष तो जज ही फैसला करेगा, अपन तो फैसला कर नहीं सकते। वो तो वही मानेगा कि आप दोषी हो। कौन सा अपराधी कहेगा कि मैं दोषी हूँ? हाँ, तो फंसा दे तो भी मतलब वो है कि कोर्ट तो जो साक्ष्य पेश कर रहे हो तब तो ठीक है, साक्ष्य पेश नहीं कर सके, आप अपने निर्दोष होने के साक्ष्य दीजिए कोर्ट के सामने। अब 3 लोगों ने मिलकर के मारपीट करे थे, मैं वहां उपस्थित था, तो पुलिस तो मेरे को पकड़ के ले जाएगी। बाद में मैं 2 महीने बाद छूट जाऊंगा कि साहब ये तो वहां देखने के लिए खड़ा हो गया था चलो इसको। तो कभी भी जैसे मारपीट होते हैं तो लोग क्या दूर से निकल जाते हैं, क्योंकि वहां प्रेजेंस भी हो। तो एक बार तो आओ भाई अंदर, होता है ना ऐसा नहीं। फिर बाद में आपको कहेंगे कि साहब मुख्य अभियुक्त ये है, सह अभियुक्त ये है, इनको जो है बरी किया गया। ये इस तरह से होता है। आगे आ जाइए। जिला न्यायालय, जिला न्यायालय, इसलिए कहीं पर भी मतलब लड़ाई झगड़ा हो तो दूर से निकल जाते। सीधे आदमी होते हैं वो साइड से निकल जाते। कहीं को होते हैं उत्सुकता के देखें कौन लड़ रहा है, उसमें वो आ जाते हैं लपेट। जिला न्यायालय, यहां न्यायाधीशों की नियुक्ति, राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा के आधार पर की जाती है। यहां न्यायाधीशों की नियुक्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा के द्वारा की जाती है। आरजेएस, राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा आरजेएस। ये न्यायालय 2 प्रकार के होते हैं। जिला न्यायालय 2 प्रकार के होते हैं।
पहला लिखिए दीवानी न्यायालय। हाँ, दीवानी, दीवानी मतलब समझते हो ना? दीवानी मतलब रुपए पैसों के लेन देन का, जमीन का, इनका जो झगड़ा होता है ना, उसको दीवानी कहते हैं। जो रुपए पैसे, तो लिखिए संपत्ति विवाद, मकान खाली करने का विवाद, गोदनामे संबंधित विवाद, यह न्यायालय देखता है। संपत्ति विवाद, मकान खेत संबंधित विवाद, मकान खाली कराने का, मकान और खेत से संबंधित विवाद, कोई कब्जा कर लिया खेत पर, मकान पर, गोदनामे संबंधित विवाद। गोदनामा, गोदनामा, गोदनामा वैसे इस्लामिक परंपरा के अनुसार मेरे हिसाब से गोदनामा है नहीं। हाँ, खोल ही लेना, कहाँ है? इस्लामिक परंपरा में गोदनामा है ही नहीं। किसी व्यक्ति के अगर कोई संतान, मतलब संतान नहीं हुई, उसकी मृत्यु हुई, वो रहा, उसके बाद में उसकी पत्नी रहेगी, तो उसकी संपत्ति का 1/3 हिस्सा तो उसके भाई वगैरह लेंगे। 1/3 हिस्सा नहीं, गोदनामा नहीं ले सकते। किसी को गोद ले सकता है? मेरे एक फ्रेंड का मुकदमा चल रहा हाई कोर्ट के अंदर, उसको गोद लिया हुआ था, उसकी जो है ना, तो उसके घरवाले, उसके जो सगे भाई थे वो तो निकाल दिए कि तुम तो ताऊ के गोद चला गया। अब वो गोद चला गया, उसके मकान पर उसके दूसरे किसी ताऊ ने मुकदमा कर दिया कि गोदनामा होता ही नहीं है, उसका मकान सीज कर रखा है? नहीं, अब वो कहता है गोदनामा होता ही नहीं है। चलिए लिखिए, यहां 3 प्रकार के न्यायाधीश होते हैं। दीवान न्यायालय में न्यायाधीशों की 3 श्रेणियां हैं। 3 श्रेणियां हैं न्यायाधीशों की। पहला आता है सिविल न्यायाधीश क ख। 3 प्रकार की श्रेणियां हैं। सिविल न्यायाधीश क ख, क ख। ये जो नए नए छोरे आते हैं ना, ट्रेनिंग कार्ड के लड़के लड़कियां, उनको ये बनाते हैं सिविल न्यायाधीश क ख। सबसे लोएस्ट न्यायाधीश, जिनको कोई पूछता नहीं जा रहा था, वकील, बड़े बड़े वकील, सिविल न्यायाधीश क ख। यह केवल 25,000 रुपए तक के मुकदमे सुनते हैं। केवल 25,000 तक के मुकदमे सुनते हैं। कोई 25,000 का पैसों का लेन देन, संपत्ति का लेन देन है। दूसरा लिखिए सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ। सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ, सिविल न्यायाधीश ब्रैकेट में वरिष्ठ, यह 25,001 से 50,000 तक के मुकदमे सुनता है। 25,001 से 50,000 तक के मुकदमे सुनता है। 25,001 से 50,000, थोड़ा सीनियर होगा तो वो ज्यादा मुकदमे। जिला न्यायाधीश, सेशन जज इसको अपन करते हैं। चेंजिंग अभी तक तो यही है, अब सरकार बढ़ा सकती है इसको। हाँ, ये इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ा सकती है। तीसरा जिला न्यायाधीश। जिला न्यायाधीश यह 50,000 से ऊपर तक के विवाद पर फैसला सुनता है। 50,000 से ऊपर तक के विवाद पर फैसला सुनता है। इनके निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तीनों के निर्णय के विरुद्ध, इनके निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। अब आ जाइए फौजदारी न्यायालय। फौजदारी न्यायालय, फौजदारी यह मारपीट, झगड़े, शांति भंग करने इत्यादि से संबंधित है। फौजदारी मारपीट है, झगड़ा करना है, मारपीट करना है, शांति भंग करना है, शांति भंग करने से संबंधित है।
पहला लिखिए न्यायिक मजिस्ट्रेट क ख, इसी में भी 3 श्रेणियां हैं। पहला न्यायिक मजिस्ट्रेट क ख, न्यायिक मजिस्ट्रेट क ख सामान्य मारपीट के मुकदमे, साहब इसने मेरे को थप्पड़ मार दिया, इसने वो कर दिया, सामान्य मारपीट के मुकदमे, सामान्य मुकदमे, धक्का दे दिया, थप्पड़ मार दी, ये सामान्य मुकदमे, सामान्य मुकदमे सुनता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूसरा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गंभीर मारपीट से संबंधित गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति के मुकदमे, दांत तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया गंभीर आपराधिक प्रकृति के मुकदमे सुनता है, गंभीर आपराधिक प्रकृति के मुकदमे सुनता है। तीसरा सत्र न्यायाधीश, सेशन जज, सत्र न्यायाधीश, तीसरा सत्र न्यायाधीश, यह हत्या का प्रयास हत्या आदि से संबंधित मुकदमे सुनता है। हत्या का प्रयास किया है, हत्या की 307, 302, हत्या का प्रयास, हत्या संबंधित मुकदमे सुनता है। निर्णय के विरुद्ध, इसी में निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं, निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। अब आ जाइए राजस्व न्यायालय, राजस्व न्यायालय, इसमें कृषि भूमि संबंधित खातेदारी व नामांतरण के संबंधित मुकदमे आते हैं। खातेदारी समझते हैं ना, खातेदारी व नामांतरण, म्यूटेशन जिसको कहते हैं, म्यूटेशन दर्ज कराना है, पिता से पुत्र के नाम आता है। खातेदारी, इसमें खातेदारी और नामांतरण कृषि भूमि संबंधित मुकदमे आते हैं, कृषि भूमि संबंधित मुकदमे आते हैं। इनको भाई जैसे कोलायत में मेरा खेत है, खेत पर किसी ने मतलब क्या क्या मतलब मैं अपने नाम कराना चाह रहा हूँ, मेरा हो नहीं रहा है, तो सबसे पहले तो किसके पास जाएंगे? तहसीलदार कोर्ट के पास में। तहसीलदार से सुनवाई नहीं हुई तो एसडीएम कोर्ट में जाएंगे, एसडीएम में सुनवाई नहीं होगी तो जिला कलेक्टर की कोर्ट में जाएंगे, वहाँ भी सुनवाई नहीं होगी तो मैं आगे कहाँ जाऊँगा? रेवेन्यू बोर्ड जो अजमेर में है, रेवेन्यू बोर्ड नाम सुनोगा ना अजमेर के अंदर, वो राजस्व संबंधी मामलों का फाइनल निर्णय करता है। तहसीलदार देखने में बहुत छोटा पद है, सेकंड ग्रेड टीचर के बराबर पद है, लेकिन पावर में तहसीलदार बहुत ज़्यादा पावर रखता है। किसी भी खेतों के मुकदमे वगैरह गांव में आते हैं तो सबसे पहले तहसीलदार ही फैसला करता है। तहसीलदार के पास में जुडिशियल पावर होती है, तहसीलदार के पास में फौजदारी पावर भी होती है। तहसीलदार तहसील की लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन रखता है। संबंधित तहसील का जो थानेदार होता है या जो एसओ बैठ रहा है, सीओ बैठ रहा है, वो तहसीलदार के आदेश पर ही काम करता है। तहसीलदार उसको कह सकता है कि तहसील में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, गोली चलाइए, तो थानेदार गोली चलाएगा, अन्यथा वो नहीं चला सकता। तहसीलदार से वो रिटर्न परमिशन लेगा कि साहब जो है स्थिति कंट्रोल से बाहर है, गोली चलाने की अनुमति दीजिए। तो तहसीलदार देखने में बहुत छोटा पद लगता है, लेकिन पावर तहसीलदार के पास में बहुत ज़्यादा है। जुडिशियल पावर, लीगल पावर वो बहुत ज़्यादा होती है। तो लिखिए इसके अंदर, इसमें तहसीलदार, उपखंड अधिकारी व जिला कलेक्टर की अदालतें निर्णय सुनती है। क्या लिखा हुआ इसमें है? इनके मुकदमे तहसीलदार अदालत, कोमा उपखंड अदालत, उपखंड तहसीलदार अदालत कोमा उपखंड अदालत
और जिला अदालत, जिला कलेक्टर अदालत कह दीजिए, जिला कलेक्टर अदालत मुकदमे सुनती है। हाँ, मुकदमे सुनती। भाई मेरा खेत है, पड़ोसी ने कब्जा कर लिया, तो मैं सबसे पहले किसके पास जाऊंगा? तहसीलदार साहब के पास। तहसीलदार साहब, मेरा खेत कब्जा, पड़ोसी ने कब्जा कर लिया। तहसीलदार ने जो फैसला दिया उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैंने कागज देखा है, तहसीलदार ने माने नहीं। एसडीएम कोर्ट में गया, एसडीएम के पास में गया, एसडीएम ने भी नहीं सुना, तो मैं कहाँ जाऊंगा? कलेक्टर के पास में, जिला कलेक्टर कोर्ट के अंदर जाऊंगा। कलेक्टर भी हर महीने में 3-4 दिन हफ्ता भर कोर्ट लगाता है, वहां पर भी सुनवाई नहीं हुई, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? रेवेन्यू बोर्ड जाऊंगा, अजमेर के अंदर। तो कलेक्टर का काम केवल लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत मामूली सा काम है। कलेक्टर के पास में और दूसरे बहुत सारे काम होते हैं। इसमें एक जिले का मुख्य कोषाधिकारी है, पूरे जिले का सारा राजस्व, चाहे वो आबकारी से आ रहा है, चाहे वो तहसीलों से आ रहा है, चाहे वो जीएसटी से आ रहा है, वो सारा किसके नाम से कलेक्ट होता है? कलेक्टर के नाम से। कलेक्टर का पहला कार्य तो क्या है? कलेक्ट करना। क्या चीज़ कलेक्ट करना? रेवेन्यू कलेक्ट करना। रेवेन्यू कलेक्ट करने के साथ साथ उसका जो क्षेत्र है जहाँ पर है, वहाँ वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखता है। तो लॉ एंड ऑर्डर तो उसका सेकेंडरी काम है। पहला काम तो है अपने जिले का सारा राजस्व एकत्र करना, और एकत्र करके राजस्व को कहाँ भेजना? अजमेर राजस्व बोर्ड। राजस्व बोर्ड जो है अजमेर से जाएगा, वहाँ से फिर वो कहाँ चले जाएगा? अपने वित्त मंत्रालय में चला जाएगा। तो कलेक्टर बहुत सारे पर्पज है कलेक्टर की, मतलब अपन देखें पावर्स तो बहुत सारी हैं, वो अब धीरे धीरे कम हो गई। बाकी क्योंकि ये आ गया ना, जिला प्रमुख भी आ गया, अब वो भी एक बड़ा पद आ गया, महापौर भी आ गया, वो भी एक कलेक्टर के बराबर सी रैंक का आ गया। तो कलेक्टर थोड़ा कमजोर हो गया, लेकिन अभी भी कलेक्टर की पावर खूब सारी है। कर लेंगे इसमें।